फाइन स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग एडिटोरियल्स में 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक ये है कि देखो 28 साल में, रिसेंट 28 साल में 20 साल तक शेख हसीना रूल की है बांग्लादेश को, और शेख हसीना ने बांग्लादेश को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, समझे ना, पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, चाहे वो सोशल पैरामीटर्स के टर्म्स में हो, तो बहुत सारे क्षेत्र में शेख हसीना ने बहुत ही सुंदर काम किया है। मगर जैसे डेमोक्रेसी डिफिसिट हुआ, क्योंकि जो रिसेंट टाइम में जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो वो गलत तरीके से इलेक्शन हुआ है। अपोजिशन ने विरोध किया था, अपोजिशन ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था इलेक्शन में। टर्न अराउंड जो वोट है, यानी केवल 40% लोग ही, जनता लोग ही वोट दिए थे, तो शेख हसीना जीत के आई। उसके बाद शेख हसीना का कह सकते हो कि शेख हसीना जिस तरह जीत के आई तो उस पर आरोप था कि ये प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में नहीं जीत के आई है। तो देखो, जिस लेडी ने पूरा कायाकल्प किया हो जिस देश का, इतना अच्छा काम किया हो, ऐसा स्थिति हुआ कि 1 घंटा के अंदर देश छोड़ना पड़ा, और अपना जो उसका जो फूड आइटम्स है वो भी नहीं ले पाई वो। और अभी कहा जा रहा है कि अभी इंडिया में, दिल्ली में जहाँ पे वो रह रही है, वहाँ पे उसको बेसिक नीड्स के लिए भी खरीदना पड़ता है। तो क्या हो सकता है डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स यदि मिसिंग हो, यदि डेमोक्रेसी डिफिसिट हो, भले ही आपने बहुत बेहतरीन काम किया है मगर बुरा समय आ सकता है। तो क्लासिकल एग्जाम्पल शेख हसीना है, और शेख हसीना के एपिसोड से बाकी कंट्री को भी समझना चाहिए कि यदि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, समझे। तो देखो वहीं पे लिखा गया है कि शेख हसीना पेड हैवी प्राइस फॉर डेमोक्रेसी डेफिसिट एंड फॉर लूजिंग मास कनेक्ट। सेकेंड देखो, बिल्कुल उसी से संबंधित है, भारत के नेबरहुड पॉलिसी जानते हो, इंडिया का जो नेबर्स, एक बांग्लादेश सबसे बड़ा कंट्री था जो कि इंडिया के हक में था, इंडिया का बहुत ही फ्रेंडली कंट्री रहा है। बट जैसे शेख हसीना वहाँ से हट गई तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने जा रहा है फॉरेन पॉलिसी में, समझे। तो वही बांग्लादेश बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है भारत के लिए, और हम जानते हैं कि जितने भी नेबर से सब वहाँ से चला गया, अब बस एक ही नेबर बचा हुआ, डेट इज़ भूटान। अब भूटान पे भी जिस तरह चाइना का नज़र है तो वो हम लोग समझ ही रहे हैं, यानी कि जितने भी क्लोज्ड वन हैं, सार्क जब से डायफंक्शनल हुआ है तो पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान तो शुरू से ही उधर ही रहा है। अफगानिस्तान से डिप्लोमेटिक टाइज होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। श्रीलंका में बाय पार्टीजन सपोर्ट है ही नहीं। नेपाल में भी म्यूजिकल चेयर है, जानते हो कि 3 पार्टी है, कभी भी 2 पार्टी साथ में आकर सरकार बनाता है, स्टेबल नहीं है सरकार, और उसमें एक पार्टी है जो प्रो चाइनीज़ है, और वहाँ पे नेपाल में भी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स उमड़ रहे हैं। वजह क्या, मालदीव, तो मालदीव में जब से मुजू का सरकार आया है, जान रहे हो, उससे पहले जो सरकार था वो प्रो इंडियन था, और जब से मुजू का सरकार आया है तो प्रो चाइनीज़ है। उसका देखो बांग्लादेश में भी एक कंडीशन हुआ है, म्यांमार छोड़ ही दो, बहुत दिन से तुम्हारा सिविल वार से ग्रसित है, जुंटा का रेबिलियन है वहाँ पे। अभी थ्री बदर अलायंस भी आया है, यूनिटी गवर्नमेंट जो एग्जाइल में है वो रूल कर रहा है वहाँ पे बहुत सारे एरिया को। तो ऐसे परिस्थिति में देखो इंडिया इज़ द लूजर। फॉरेन पॉलिसी, जो इमीडिएट नेबरहुड जो फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। तीसरा टॉपिक देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी एक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कह सकते हो, और भी बहुत सारा रिपोर्ट है। उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया ऐसा बहुत सारा कंट्री को कॉशियस होना चाहिए, नहीं तो मिडल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा भारत। हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। जब हम लोग सेंटेनरी ईयर मना रहे होंगे अपने इंडिपेंडेंस का 2047 में, 100 साल जब मना रहे होंगे, तो भारत का उस समय क्या होना चाहिए, भारत उस समय विकसित होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। मगर देखो मैक्सिको हो या बहुत सारे इस तरह कंट्री हो, वो कितना भी प्रोग्रेस करेगा तो मिडिल इनकम कंट्री में ट्रैप हो जाएगा। मिडिल इनकम कंट्री का मतलब 8,000 पर डॉलर, 8,000 पर कैपिटा इनकम हो। अभी कितना हमारा 2400 पर कैपिटा है, तो 8,000 के ऊपर बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक कंट्री में बहुत बढ़िया इकोसिस्टम ना हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जब तक बड़े बड़े कंपनी ना हो, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी ना हो, तब तक आप मिडिल इनकम कंट्री से हाई इनकम कंट्री नहीं बन सकते हो। तो यहाँ पे हमें सीखना है। और दूसरी बात ये कि भारत के पास मात्र 30 साल ही बचा हुआ है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। या तो भारत को 2047 तक बनना होगा, या फिर जब तक डेमोग्राफिक डिविडेंड हो भारत का 2054 तक,
क्योंकि 2054 के बाद हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होना शुरू हो जाएगा, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो हमें सोचना होगा कि कैसे हम रिएक्ट करें, कैसे अपने पॉपुलेशन जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको कितना बेस्ट करे, कितना स्किलिंग करे उसमें, समझे ना। तो इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ इज़ अ मस्ट टू अवॉइड मिडल इनकम ट्रैप। यानी कि 3 चीज़ पे हमें काम करना होगा, तभी जाके हम मिडल इनकम ट्रैप में जो फंसने का चांस है वो नहीं फंसेंगे और विकसित भारत बन सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है भारत को इन 3 क्षेत्र में। तो समझते हैं एक एक करके स्टूडेंट्स। देखो, शेख हसीना पेड हैवी प्राइस फॉर डेमोक्रेसी डिफिसिट एंड फॉर लूजनिंग मास कनेक्ट, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। तो मुद्दा क्या है, पहले मुद्दा देखो। अभी जानते हो कि इंटरिम गवर्नमेंट बना है अंडर योर नोबल पीस प्राइज इकोनॉमिक्स 84 ईयर ओल्ड मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस का भी तो हालत ख़राब करके रखी थी शेख हसीना, जानते हो। पता इनको माइक्रो फाइनेंस के लिए मिला था। देखो दुनिया में जो SH सेल्फ हेल्प ग्रुप देखते हो ना बच्चे लोग, कि बैंक, बंधन बैंक का कॉन्सेप्ट देखते हो ना, तो ये बंधन बैंक का कॉन्सेप्ट, वही माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट यदि कोई पहली बार दुनिया में लेके आया था तो यही शख्सियत थे, बांग्लादेश के थे। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। मगर शेख हसीना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था इनका, तो शेख हसीना इसके ऊपर भी बहुत टॉर्चर करके रखी थी। और शेख हसीना इनके ऊपर ही नहीं, जो भी इससे पहले जो भी अपोजिशन पार्टी में जो लोग थे सबको जेल में रखी थी वो। तो सहने लायक ही लोग सहेंगे, जब कुछ ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो जाए तो फिर लोग, जनता जानते हो कि सड़क पे आ जाते हैं। वही हुआ है शेख हसीना के साथ भी। तो यहाँ पे देखो जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था मिड जुलाई से, उसके वजह से 400 से अधिक लोग मारे गए। और आलम ये हुआ, स्थिति ये हुआ कि शेख हसीना को विदिन आवर 1 घंटा के अंदर देश छोड़ के निकलना पड़ा। जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने टेलीविज़न पे एड्रेस किया कि जो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है या अपोजिशन के जो लीडर है खालिदा जिया, उनको रिहा किया जाता है, उनको छोड़ा जाता है, ठीक है। वो भी बहुत बुरा स्थिति में थी, वो ICU रूम में गई, फिर भर्ती हुई। फिर वहाँ से उन्होंने भी बोला ठीक है हम रिलीज़ हुए, थैंक्स टू आवर स्टूडेंट्स, कि जिसके वजह से इतना कुछ रेवोल्यूशन हुआ है। हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है अभी, जानते हो। और बिल्कुल ये शख्सियत वही है जिन्होंने माइक्रो लोन्स पे काम किया ताकि पॉवर्टी से लड़ने के लिए। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश के इकोनॉमी में, बांग्लादेश का अपलिफ्टमेंट ऑफ पॉवर्टी के लिए, कि गरीब लोग को गरीबी रेखा से निकालने में ये मोहम्मद यूनुस का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट के साथ आए थे, माइक्रो फाइनेंस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे, इसलिए जितने भी विद्यार्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो चाह रहे थे कि मोहम्मद यूनुस ही लीड करें, वही आए, क्योंकि इनको लेके बहुत अच्छा छवि है कंट्री में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। हाँ, आगे देखो, तो थोड़ा बांग्लादेश के बारे में समझ लो कि बांग्लादेश में है क्या। बांग्लादेश बना था 26 मार्च 1971 में विद द हेल्प ऑफ इंडिया। हाँ, समझ गए ना। तो ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था, फिर ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना 26 मार्च 1971 में। अधिकतर मुस्लिम लोग हैं 91% और 8% माइनॉरिटी में हिंदू है वहाँ पे। पॉपुलेशन देखोगे 17 करोड़ है। यदि वर्ल्ड का यदि पोजीशन देखोगे पॉपुलेशन के मामला में तो 8 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये। टेरिटोरियल बाउंड्री जानते हो कि इंडिया और म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और भारत सबसे अधिक यदि बाउंड्री शेयर करता है अपने नेबरहुड के साथ तो बांग्लादेश से 4000+ किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। सेकेंड चाइना है, समझे ना। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, क्योंकि बंगाली मुस्लिम लोग हैं ये लोग। नॉमिनल GDP देखो $450 बिलियन का है। एंड GDP पर कैपिटा इनकम देखो भारत से ज़्यादा है। भारत कितना है? 2400 है। और देखो ये तो इस चीज़ के लिए शेख हसीना को जाता है क्रेडिट। शेख हसीना 28 साल में 20 साल रूल की है कंट्री को। उसमें देखो पर कैपिटा इनकम कितना अच्छा बना दे। यही नहीं बच्चे लोग, सोशल पैरामीटर में भी देखोगे, जैसे स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो गया, या फिर देखोगे तो डिलीवरी, जो बच्चे लोग का डिलीवरी होता है हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो ये देखो इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया बहुत सारा पैरामीटर्स में। और पाकिस्तान जिस कंट्री से ये टूट के बना है उसके कंपेयर में तो बहुत आगे चला गया ये कंट्री। इतना अच्छा पर कैपिटा इनकम तो भारत का भी नहीं है। पाकिस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। तो ऐसा नहीं कि शेख हसीना नहीं किया, शेख हसीना ने बहुत ही सुंदर काम किया है इस कंट्री में, समझे।
करेंसी टाका है, जानते हो। गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में, जानते हो कि डेमोक्रेसी डिफिसिट यहाँ पे हुआ, तभी तो शेख हसीना वहाँ से गई है। और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस का देखें तो देखो टेक्सटाइल में भारत में कितना ज़्यादा टेक्सटाइल बिकता है, गारमेंट्स बांग्लादेश से ही आता है। जिस प्रदेश में भी बात कर रहे हैं यहाँ पे भी तुमको बांग्लादेश का बहुत सारा आइटम्स बिकेगा। अच्छा, जब शेख हसीना हटी तो क्या हो जाएगा, इसके बाद समीकरण बदल जाएगा ना एक्सपोर्ट का, वहाँ का जो हम लोग बेच रहे थे एक्सपोर्ट। हम तो जानते हो कि साउथ एशिया में सबसे बड़ा हमारा जो ट्रेडिंग ब्लॉक है वो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस, हाँ, लगभग हम 11 बिलियन डॉलर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट मात्र 2 बिलियन डॉलर करते हैं। तो 9 बिलियन डॉलर, 8 to 9 बिलियन डॉलर हम लोग ट्रेड सरप्लस में थे। क्या ये समीकरण अब रहेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और शेख हसीना वेरी लॉयल टू इंडिया। जब तक शेख हसीना रही कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। वहाँ का जो हिंदू माइनॉरिटी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन था, बिजनेस था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। बट अभी देखो स्थिति बहुत अलग हो गया। वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उसको, जो हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। वी हैव सीन इन द न्यूज़। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझना होगा तुम लोग को कि बांग्लादेश एक तरह से विटनेस किया है इकोनॉमिक मिराकल में, बहुत ही बेजोड़ काम किया है। कैसे देखो कितना एडवांटेज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना आगे खड़ा कर दिया है। वही रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर बन चुका बना बांग्लादेश, अलॉन्ग विथ वियतनाम ऑल्सो। इसके वजह से देखो लगभग 25 मिलियन पीपल, यानी कि 2.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से निकले। और महिलाओं का इससे सशक्तिकरण हुआ, क्योंकि टेक्सटाइल्स में महिला सब पार्टिसिपेट करती है, कॉटेज इंडस्ट्री सब में। उतना ही नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में बहुत सारे कंट्रीज़ में, यानी कि इंडिया कंपेयर में भी, नेपाल कंपेयर में, बांग्लादेश कंपेयर में बहुत आगे निकल गई ये बांग्लादेश। देखो माइक्रो फाइनेंस की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। पर कैपिटा देखो, पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी अच्छा हो गया था रिसेंट ईयर में। देखें ना हम लोग, $2,650 है पर कैपिटा, जबकि इंडिया का 2400 है। तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बढ़िया काम हुआ था। देखो पोर्ट पे, रोड पे, रेलवे एक्सपेंशन पे, पावर जनरेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी, वही थर्मल पावर प्लांट पे बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, कोविड जब से आया था थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे भी हुआ था। अच्छा, कोविड के वजह से हर कंट्री में ही, मैक्सिमम कंट्री में ही प्रॉब्लम हुआ है। जब से कोविड-19 आया तब से प्रॉब्लम हुआ। इनफैक्ट 2023 में IMF में जाना पड़ा पैसा लेने के लिए, बेल आउट करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। BOP जानते हो ना, BOP कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो BOP में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो 2023 में गई थी। वो एक्सेप्शनल ईयर है। अन्यथा हम यदि ओवरऑल देखेंगे तो शेख हसीना ने बहुत ही सुंदर काम किया है बांग्लादेश में। इतना बढ़िया बांग्लादेश तो पहले कभी था ही नहीं। मतलब इतना सुंदर काम करने के बावजूद, हाँ, बांग्लादेश को इकोनॉमिक मिराकल बनाने के बावजूद भी शेख हसीना को छोड़ना पड़ा अपना सिंहासन। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों से कनेक्ट करना भी ज़रूरी है, समझे ना। लोग का मांगना भी ज़रूरी है, उसका वैल्यू, पीपल का वैल्यू भी देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे समझो, वही बोला कि पॉलिटिकल जो लेजिटिमेसी होना चाहिए इलेक्शन के लिए, वो मिसिंग था इस बार। केवल 40% ही तुम्हारा वोटर टर्न अराउंड हुआ है। और जो जितने भी अपोजिशन पार्टी है, जो वही जिनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया जेल में, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जब अपोजिशन पार्टी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो फिर इलेक्शन जीतने का मतलब क्या बनता है, ज़रा बताना हमको। हाँ, वही बोला है कि जो अवामी लीग गवर्नमेंट है उसने पूरा क्रैकडाउन किया है अपोजिशन को। वहाँ का जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसको तो पूरी तरीके से जेल में डाल दिया गया, इसलिए उन्होंने बाइकआउट भी किया है उस पार्टी ने। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे इलेक्शन करवाना और ये क्लेम करना कि हम जीत रहे हैं, तो लोगों से डिस्कनेक्ट होगा, क्योंकि लोगों को तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है देश में। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, भले ही द फॉल वॉस, भले ही अभी शेख हसीना भाग के चली गई बांग्लादेश से, भारत में आ गई, मैं ये चीज़ कोई एक दिन का घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है। बहुत दिन पहले ही पता चल चुका था कि ये स्थिति खराब होने जा रहा है। तो वही फॉल कोई सडन नहीं है, बहुत साल का ये मामला है, बहुत साल का ये रिपरकशन है। एक तो देखो हमेशा क्या होता है कि किसी भी सरकार के विरोध में मान लो कि जनता यदि आक्रोशित हो रही है तो वजह बहुत बड़ा होता है, और उसमें एक कोई इमीडिएट वजह आता है। गुस्सा तो पहले से रहता है लोगों के बीच में, वही हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी तो देखे थे हम लोग कि गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था पहले से ही, बट एक इमीडिएट रीजन बना जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, जहाँ पे राजा रानी दोनों को ही गिलोटिन कर दिया गया।
तो केस तो यही सेम है। जैसे एंटी जो वहाँ जो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसमें जितने ही फ्रीडम फाइटर थे तो उनके बच्चे को रिजर्वेशन देने का बात था। अब उसका बच्चा का क्या योगदान है अभी, समझ रहे हो ना। 71 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर होंगे। एक तो शेख हसीना के पिताजी ही थे, रेजवान जो थे, है ना, उनका फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के। और उनको अलॉन्ग विद द फैमिली मेम्बर्स 1975 में मर्डर कर दिया गया सबको। शेख हसीना और उसकी जो सिस्टर वो बच गई क्योंकि दूसरे देश में थी। फिर शेख हसीना आई, सिंपैथी वोट, फिर शेख हसीना पॉलिटिक्स में आ गई, अब फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई। ये केस तो सबको पता है। मगर सवाल ये है कि जब 1971 में इतने लोग लड़े बांग्लादेश बनाने के लिए तो जो जितने फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर के बच्चे लोग को रिजर्वेशन मिल रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे को मिलने की क्या जरूरत है। ये तो अनएथिकल चीज़ है। फ्रीडम फाइटर हो गए, चले गए, उसका बच्चा का क्या कंट्रीब्यूशन है। प्रोटेस्ट इसलिए स्टार्ट हुआ है, वही 20 से 38% रिजर्वेशन दिया जा रहा था बच्चों फ्रीडम फाइटर के लोगों को, डिसेंडेंट को। इससे लोग आकर ये इमीडिएट रीजन बना है। मगर गुस्सा तो पहले से ही है। गुस्सा क्या है, इलेक्शन ठीक से होने नहीं दे रहा है, मेन अपोजिशन पार्टी को गिरफ्तार करके रख रहा है। पहले अवामी गवर्नमेंट लीग में पहले जो मिडिल क्लास वाले प्रोफेशनल वाले लोग सब होते थे, डॉक्टर, लॉयर, टीचर सब होते थे। अभी क्या हुआ उसमें, अभी मैं बताऊंगा। उसमें सब बिजनेस टाइकून सब जुड़ना शुरू हो गए, कैपिटलिस्ट क्लास सब जुड़ना शुरू हो गए। देखो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि अवामी लीग एक समय गरीबों का पार्टी हुआ करता था, मिडिल क्लास का पार्टी हुआ करता था। हाँ देखो, मिडिल क्लास के लीडर्स हुआ करते थे, ग्रास रूट टीचर्स हुआ करते थे, प्रोफेशनल्स लोग हुआ करते थे, वही डॉक्टर, इंजीनियर लोग हुआ करते थे, लॉयर्स लोग हुआ करते थे एक समय इस सरकार में। यानी कि पोर है, इसका मतलब गरीबों का पार्टी है ये। बाद में क्या हुआ कि इस डिकेड में देखोगे तो जो बिजनेस पर्सन सब, वही बिजनेस टाइकून्स सब, वो सब आना शुरू कर गए। वो जब आना शुरू करेंगे तो सरकार के ऊपर प्रेशर होगा कि मेरे लिए पॉलिसी बनाओ। हाँ, कैपिटलिस्ट क्लास जब आएगा तो बाबू कैपिटलिस्ट क्लास कभी गरीब के लिए नहीं सोचता, वो अपने लिए सोचता है। तो वही चीज़ हुआ। देखो तो बिजनेसमैन का देखो पॉलिटिशियन के साथ कनेक्ट हुआ और उससे ऑर्गेनाइज क्राइम सब बढ़ना शुरू हो गया, करप्शन सब बढ़ना शुरू हो गया। तो लोग तो देख ही रही है, लोग तो स्पेक्टेटर होकर देख ही रहा है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले ये पार्टी का स्ट्रक्चर कुछ और था। अभी बताओ, टाइकून्स लोग वहाँ के लोकसभा, राज्यसभा में, वहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे जा रहे लोग पहुँच रहे हैं। तो लोग के बीच में आक्रोश होगा ना जी, गुस्सा तो आएगा ही। कितना बर्दाश्त करेगा लोग सब। देखो क्रिटिक्स तो शेख हसीना पे ब्लेम भी करती है कि लगातार देखो बच्चों, इस बार इलेक्शन का तो बात है, उससे पहले भी जो दो इलेक्शन हुआ था, यानी कि लगातार जो 3 इलेक्शन हुआ, तीनों इलेक्शन में धांधलीबाजी हुआ। समझे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रहे थे। बांग्लादेश में 1 पार्टी सिस्टम के रूप में काम कर रहा था। हाँ, जितने भी अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन का एक ही पार्टी है, उसके जितने भी प्रमुख लीडर सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उस पर कार्रवाई करके केस उस बड़ा करके उसको 20 साल के लिए, 25 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तो लोगों को दिख रहा है ये सब चीज़। यानी कि जो डेमोक्रेसी का जो क्रीडेंशियल होना चाहिए वो सब मिसिंग है। तो लोग आ गए सड़क पे। और देखो चौथा नंबर, देखो इसे वही जो डेमोक्रेसी डिफिसिट हुआ है, इसके वजह से अवामी लीग को फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। समझे, लोग में एक जो पहले जो सादगी था इस पार्टी को लेकर सब खत्म। अब देखो ना क्या हुआ, शेख हसीना जैसे ही गई तो 24 बताए थे ना, 24 अवामी जो मिनिस्टर लोग थे, जो लोग काम करते थे, उसको जिंदा जला दिया गया, जस्ट लाइक चौरी चौरा इंसिडेंट। तो देखो वही बोला अवामी लीग, देखो जैसे देखो वही तो बोले कि मास कनेक्ट जो होना चाहिए वो ख़त्म हो गया, लॉस द मास कनेक्ट। शेख हसीना देखो जो पहले जो ट्रस्ट था ग्रास रूट से वो ख़त्म हो गया जी, बस बिजनेस टाइकून्स के लिए काम करना शुरू कर दिया, ऐसा आरोप लगता है इनके ऊपर। हाँ समझ रहे हो ना बात को। प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइज़र सब है सब बिजनेस टाइकून से आते हैं, सब बड़े बड़े लोग सब। अच्छा, ये लोग जब आएंगे तो बोलेंगे हमारे लिए पॉलिसी बनाओ, फिर ये लोग ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा, फिर करप्शन करेगा। लोग को सब समझ में आ रहा है। हाँ, कोविड के टाइम में जानते हो कि यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। बहुत जॉब का यहाँ पे भी किल्लत, तभी तो रिजर्वेशन को लेके इतना वो विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तो जॉब का किल्लत सब भी हुआ है। आगे देखो 9 नंबर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी 44% घटा था अभी रिसेंट टाइम में। टाका जो वहाँ का करेंसी है देखो, वो उसका वैल्यू भी 28% घटा था 2024 में। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा समस्या था। बिजनेस क्लास का वो टाई अप, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एंटी कोटा प्रोटेस्ट हो रहा था, जान ही रहे हो। और देखो जब एंटी कोटा प्रोटेस्ट हो रहा था तो विद्यार्थी लोग को देखो, शेख हसीना का देखो हाई हैंडेडनेस। शेख हसीना ने विद्यार्थी लोग को रजाकाश कह दिया था।
राजाकाश का मतलब वो है कि जब बांग्लादेश आज़ाद होने जा रहा था तो उस समय राजाकाश वैसे लोग, हाँ टेररिस्ट लोग, ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से मिला हुआ था और जो नहीं चाह रहा था कि बांग्लादेश बने। तो बताओ, शेख हसीना विद्यार्थी लोग को राजाकाश बोल रही है, तो जाहिर सी बात वो डेरोगेटिव वर्ड है, मतलब गद्दार एक तरफ से। तो विद्यार्थी को आप गद्दार बोल दोगे, राजाकाश बोलोगे, तो ये विद्यार्थी को पसंद नहीं आएगा। विद्यार्थी ने कर दिखाया, बहुत भयानक प्रोटेस्ट किया है विद्यार्थी ने। तो यही बात है कि उसके एरोगेंस की वजह से शेख हसीना को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा भारत में। आया समझ में? तो ये एक प्राइम रीज़न है कि देखो, किसी भी कंट्री में जो कंट्री जाना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, और वहाँ पे मेन ही चीज़ यदि मिसिंग हो तो जनता आ जाएगा सड़क पे। हाँ, इसके अंदर जाओगे तो तुमको बहुत कुछ पता चलेगा कि वो जो विद्यार्थी ने जो प्रोटेस्ट किया है उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान का है हाथ पीछे, जो हमारे इंटेलिजेंस ने साबित किया है। तो ये तुमको सेकेंड एडिटोरियल में पता चल जाएगा। चलो, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड देखोगे स्टूडेंट्स, बांग्लादेश बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज फॉर इंडिया इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन कह सकते हो। यहाँ पे देखो, समझने वाला चीज़ है स्टूडेंट ये। तो इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान और चाइना का इसके पीछे हाथ है, जो बांग्लादेश में हुआ है। शेख हसीना 1 घंटा के अंदर शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, तो इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का रोल है। कैसे? देखो, जो हमारा इंटेलिजेंस वो कहता है कि यस, पाकिस्तान स्पाई एजेंसी का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, और चाइनीज़ का भी हाथ है, जिसके वजह से ऐसा परिस्थिति आया कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। नंबर 1। अब यहाँ बचे लोग देखो, ICS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जिक्र आएगा। इस्लामी छत्र शिविर, ठीक है। अब देखो, ये इस्लामी छत्र शिविर जो है ये स्टूडेंट विंग है, विद्यार्थी लोग का, जैसे हमारा ना अखिल भारतीय परिषद, RSS, इस तरह का। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है विद्यार्थी स्टूडेंट सबका। बिल्कुल कंपेरेबल लाइक नहीं है। हमारा RSS तो बहुत अच्छा सुंदर है, हर समय देश के लिए सोचता है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो अब हमारे जो इंटेलिजेंस हैं, हमारे इंटेलिजेंस ने क्या पता किया, क्या पता चला, आखिर आँख के सामने में इंडिया तो खड़ा था साइड में, ऐसे कैसे हो गया स्थिति, और इंडिया कुछ कर भी नहीं पाया। और शेख हसीना मतलब प्रो इंडिया, और फिर भी शेख हसीना को छोड़ के जाना पड़ा, ऐसा परिस्थिति क्या आया? तो हमारे इंटेलिजेंस ने पता किया कि वहाँ जो विद्यार्थी का जो विंग है, इस्लामिक छत्र शिविर, ये एक विद्यार्थी का विंग है जो किससे कनेक्टेड है? जमात ए इस्लामी से कनेक्टेड है। और जमात ए इस्लामी पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। तो ये जो विद्यार्थी का जो विंग है ICS, इस्लामी छत्र शिविर, जो कि किससे रिलेशन रखता है तुम्हारा? जमात ए इस्लामी से रखता है, जो कि जमात ए इस्लामी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में है, वहीं से फंडिंग आ रहा था। अब फंडिंग दे कौन रहा था? चाइनीज़ लोग फंडिंग दे रहे थे, चाइनीज़ लोग फंडिंग दे रहे थे पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान से पैसा यहाँ पे आ रहा था। तो बात समझ रहे हो ना? वही चीज़ वहाँ पे लिखा है। तो देखो, ISI ने देखो बैक किया जामिया इस्लामी को कि फाइनेंस देने के लिए, देखो। और उसके बाद देखो उधर से चाइनीज़ ने भी दिया है, वही चाइनीज़ एंटिटीज़ जो पाकिस्तान में काम करते हैं वहीं से पैसा आ रहा था। समझ रहे हो ना? क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना बिना पैसा का संभव ही नहीं है। आगे देखते जाओ बच्चे लोग। ये जो ICS हैज़ बीन अंडर द इंडिया, भारत, देखो भारत तो बहुत दिन से इसके ऊपर निगरानी रख रही थी, ICS के ऊपर, जो बांग्लादेश का स्टूडेंट विंग है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट जमात ए इस्लामी से है, जो कि पाकिस्तान में उसका ऑर्गेनाइजेशन है। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, भारत हर वो ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देगी जिसकी वजह से भारत को खतरा है। समझ गए? देखो यहाँ पे, तो ये जो ICS जो विद्यार्थी का विंग है, ये इंडिया के सर्वेलेंस में बहुत पहले से ही था, क्योंकि लग रहा था कि ये लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, जिहादी एजेंडा चलाएंगे बांग्लादेश से इंडिया में भी। मगर थैंक्स टू शेख हसीना, देखो शेख हसीना जितना भी दिन रही है तो इस्लामिक एजेंडा को चलाने नहीं दी है वो। और हिंदू जो माइनॉरिटी है उसको बहुत ही प्रोटेक्शन मिला था, हिंदू को लेकर कुछ भी गलत नहीं हुआ जब तक शेख हसीना रूल कर रही थी। समझ रहे हो ना? बट अब जब शेख हसीना निकल गई है तो ये जामिया इस्लामी ये जो है ये इस तरह बहुत एक्टिव हो जाएगा।
अब ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहेगा बांग्लादेश को। हो सकता है कि सेफ हार्बर मिल जाए टेररिस्ट के लिए, जैसे पाकिस्तान में होता है, तो हमारा जो आसपास जो नॉर्थ ईस्ट है वो तो पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है भारत के लिए। देखो समझे ना, देखो पाकिस्तान बेस्ड देवबंद टेररिस्ट ग्रुप से बता अफिलिएटेड है। तो देखो अब ICS मेंबर का देखो ट्रेनिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है एज पर द इंडियन एजेंसी। तो हम कह सकते हैं कि इसका काम क्या है कि बांग्लादेश में भी पूरे तरीके से तालिबान टाइप गवर्नमेंट क्रिएट करना। बताओ, यदि तालिबान टाइप गवर्नमेंट यदि बांग्लादेश में क्रिएट होगा तो हमारे आसपास का जो एरिया है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वो पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। आगे देखो, और हाँ इस आंकड़ा को देखो, तुमको समझ में आ जाए कि भारत कितना ज़्यादा फायदे में था ट्रेड को लेके। हाँ, इसमें पूरा देखोगे ना तो वही मैंने जैसे कहा है कि इंडिया $9 बिलियन के साथ सरप्लस में जी रहा था। जैसे देखो मेडिकल टूरिज्म ड्राइव्स, देखो इन्हीं के 25% कोई आता था तबीयत दिखाने के लिए, अपना हेल्थ केयर दिखाने के लिए, तो बांग्लादेश से ही लोग आते थे। समझे? हाँ, बांग्लादेश से विद्यार्थी लोग कम आते थे पढ़ने के लिए, हमारे इंडियंस लोग भी जाते थे पढ़ने के लिए वहाँ बांग्लादेश में। और दूसरी बात देखो कि इंडिया ने कितना हेल्प किया। इंडिया हेल्प्स बांग्लादेश थ्रू ग्रांट्स एंड लोन्स। इंडिया बहुत हेल्प किया है, देखो ना वहाँ पे फाइनेंशियल 24 में देखो 130 करोड़। इसके बाद 25 में भी हम लोग बजट एस्टिमेट के हिसाब से इस बार 120 करोड़ रुपया दिए थे। ये लोन्स एंड ग्रांट्स सब हैं जो देते हैं, कंट्री दिया जाता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से पैसा दे रहे थे इन लोग को, ताकि ये लोग पैसा अपना रेलवे ट्रैक पे काम कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सके। तो शेख हसीना जब तक थी बहुत कॉर्डियल रिलेशन था, ट्रेड में भी हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा था। आगे देखो, द क्राइसिस इन बांग्लादेश पोजेज द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज फॉर इंडिया। सही बात है कि नहीं है? एक तो जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही कहा कि साख तो डायफंक्शनल हो गया, कोई काम का नहीं है। पाकिस्तान शुरू से एनिमी रहा है भारत का। श्रीलंका का भी देखो बाय पार्टीशन सपोर्ट है ही नहीं, और राजापक्षे का जो सरकार था तो प्रो चाइनीज़ था वो। मालदीव्स में जब मुज्जू आया है तो प्रो चाइनीज़ है। नेपाल भी देखो प्रो चाइनीज़ हो गया। तो नेबरहुड पॉलिसी तो हमारा फेलियर है। और इसमें एक जो बड़ा कंट्री था जो भारत के साथ था और बहुत भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश भी हाथ से निकल गया, और वहाँ पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स भड़क रहा है, बहुत दिन से ही भड़क रहा है कि शेख हसीना बहुत ज़्यादा ही इंडियंस के लिए फेवर करती है, इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर करती है। देखो हालांकि बांग्लादेश में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आता था, मगर उसके बावजूद भी शेख हसीना बैलेंस करके रखे थे चीज़ों को। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे वही बोला कि इंस्पायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना से आता था, मगर उसके बाद ही बांग्लादेश मेंटेन करके रखे थे इंडिया के साथ रिलेशन। हाँ, जो कि चाइना को पसंद नहीं था। चाइना को पसंद था कि मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, मेरा दबदबा ज़्यादा हो, मगर शेख हसीना बैलेंस करके रखे थे इस चीज़ को। नंबर 2 देखो, हमारे पास कोई हमारा नेबरहुड पॉलिसी ऐसा है कि बाई पार्टीशन सपोर्ट ही नहीं है, यानी कि एक पार्टी हारेगा दूसरा पार्टी आएगा तो वो फिर प्रो चाइनीज़ हो जाएगा, प्रो इंडियन नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है भारत का। जैसे देखो USA के साथ हमारा बाई पार्टीशन सपोर्ट है। USA में चाहे रिपब्लिकन जीते चाहे डेमोक्रेट्स जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिया के साथ ही रहेगा हमेशा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते चाहे कमला हैरिस जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भारत को। जैसे रसिया में तो देखो जीतने का कोई सवाल ही नहीं है, पुतिन ही है वहाँ पर। चाइनीज़ छोड़ दो, चाइनीज़ के साथ हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है वैसा। और भी बहुत सारा कंट्री जैसे UK देखो, चाहे ऋषि जी का होता, सुनक जी का होता, वो ऋषि सुनक का यदि पार्टी होता है या फिर दूसरा पार्टी जो जीता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिया का जितना जैसा रिलेशन वैसे ही रहेगा। मगर हमारे नेबरहुड में ऐसा नहीं है, बाय पार्टीशन सपोर्ट नहीं है। देखो ऑलरेडी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में उमड़ रहे हैं वही जमात के वजह से, और आने वाले समय में और उबड़ेगा। और इंडिया ने क्या दिया? इंडिया ने शेख हसीना को रहने के लिए भी जगह दे दिया, इससे और ज़्यादा उबड़ेगा वहाँ पे। समझ रहे हो? बांग्लादेश में 8% लोग हिंदू लोग हैं, लोग है डर हिंदू को लोग के बहुत डर है वहाँ पे। यहाँ से आह्वान तो किया जा रहा है। देखो मोहम्मद यूनुस गए थे ना, हाँ, मंदिर विजिट करने के लिए गए थे, लोग से आह्वान किया ऐसा मत करिए। मोदी जी से ही बात हुआ उनका टेलीफोन में, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हिंदू के ऊपर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हिंदू अच्छा क्लास, हिंदू का बहुत अच्छा है वहाँ पे बिजनेस, सब ठप हो जाएगा फिर। तो ये प्रॉब्लम। हाँ, अब तो बहुत चांसेस है कि बांग्लादेश चाइना के पाले में चले जाए, बहुत चांसेस है। जमात देखो, जिसका हम जानते हैं कि जिसका लिंक पाकिस्तान के साथ है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स और ज़्यादा उभराएगा, और ज़्यादा ही उमड़ के आएगा वहाँ पे। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमने बांग्लादेश में देखा था शेख हसीना का टाइम में,
आज जिसकी वजह से इतना अच्छा काम हो रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टनर था नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि बांग्लादेश स्टेबल रहेगा तभी हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेबल रहेगा। नॉर्थ ईस्ट तो हमारा पहले से डिस्टेबलाइज है, मणिपुर सब देखो, इंसर्जेंसी का समस्या हमने 70s 80s में कितना झेला है। तो देखो 4000 से ज़्यादा किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हमारा बाउंड्री लगता है। वहाँ पे देखो ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर फिट करेंसी के ऊपर काम होता था बांग्लादेश और इंडिया का। दोनों ही कंट्रीज कोशिश करते थे कि ड्रग्स इधर उधर ना जाए, दोनों ही कंट्री कोशिश करते थे कि करेंसी इधर उधर गलत तरीके से करेंसी इधर उधर ना जाए। अब क्या होगा, सवाल ये है। हाँ, दोनों ही कंट्री ने देखो बहुत ही अच्छा काम किया था रेडिकलाइजेशन ख़त्म करने के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म करने के लिए। अब आगे क्या होगा वो $1 मिलियन क्वेश्चंस। बांग्लादेश देखो पूरा, आप देखो अभी तक बांग्लादेश चाइनीज़ से वही इन्वेस्टमेंट लेता था जो इंडिया के लिए ठीक था, यानी कि चाइनीज़ से वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा जिसकी वजह से इंडिया का सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में फर्क पड़े। अब ऐसा होगा क्या? अब तो वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट ले सकता है, इंडिया जाए भाड़ में। इंडिया को यदि सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कोई फ़र्क भी पड़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बांग्लादेश को अभी। पर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी वो भले ही चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अलाउ करती थी, मैं हर क्षेत्र में नहीं, वही क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को अलाउ करती थी जिस क्षेत्र की वजह से इंडिया को इम्पैक्ट ना पड़े। अब मान लो कि पोर्ट पे यदि इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे तो इंडिया को फ़र्क पड़ेगा उससे। कोई भी सिक्योरिटी वाला जो जगह है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे चाइनीज़ लोग तो इंडिया को फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। तो यस, इंडिया विल बी वरीड हाउ दिस न्यू गवर्नमेंट, इंडिया को टेंशन होगा ही कैसे ये नया गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट बना है। अब ये भी सवाल है कि आगे क्या हो, क्या मिलिट्री कूप कर देगा, क्या सरकार ठीक से बहाल हो जाएगा, तो $1 मिलियन क्वेश्चन है अभी भी। तो अभी फ़िलहाल इंटरिम गवर्नमेंट किस तरह काम करेगा, किस साइड लेगा, तो ये इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि एक जो बहुत अच्छा हमारा दोस्त, जो हमारा मित्र था, वो भी हमारे हाथ से निकल गया। तो इंडिया के लिए इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है फॉरेन पॉलिसी में। समझ गए ना? हाँ, कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। आगे देखो 72 देखो, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ इज ए मस्ट टू अवॉइड मिडल इनकम ट्रैप। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मामला देखो क्या है ये मामला। हमारे प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कुछ साल से कि इंडिया क्या बनना है, हाई इनकम कंट्री बनना है, यानी कि डेवलप कंट्री बनना है। जब हम अपना इंडिपेंडेंस का सेंटेनरी ईयर मना रहे होंगे 2047, तो भारत को एक विकसित भारत बनना चाहिए। ठीक, अभी कुछ साल में जानते हो कि इंडिया वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, अभी हम लोग 5th में आते हैं। ठीक, हाँ, तो हाई इनकम इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी है कि वही 13,000 से लेकर 14,000 आपका पर कैपिटा नेशनल इनकम होना चाहिए। सही बात है ना? और 2047 तक तो ये तो 20,000 से लेकर 25,000 तक जा सकता है इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए। तो कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थी लोग कि अभी से लेके हमें 2047 तक कम से कम 8-9% से GDP ग्रोथ करना होगा, तभी हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं GDP के टर्म्स में देखा जाए तो। अभी वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन क्या है कि 13,000 या 14,000 आपका पर कैपिटा इनकम हो गया एक साल का। पर कैपिटा मतलब एक साल का, एक आदमी यदि 13,000 यदि 14,000 कमाता है एक साल में, तो वो कंट्री क्या है तुम्हारा? डेवलप कंट्री है। मैं बोल रहा हूँ कि ये 2047 तक तो ये बढ़ जाएगा ना, उसमें इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा, तो उस समय 20,000 और 25,000 हो सकता है। अभी जो डेफिनेशन आपका 13,000 14,000 का जो डेफिनेशन है, वही 14-15,000 का जो डेफिनेशन है, 15-14,000 होना चाहिए, 14-15,000 होना चाहिए डेवलप कंट्री बनने के लिए। बट 2047 तक यही आंकड़ा क्या हो जाएगा? 20 से 25 हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड होता है। तो अभी इंडिया कितना है? 2400, ओनली 2400 है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इस रिपोर्ट में यही बोला जाएगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे ट्रैवल कर सकता है। तो इंडिया ट्रैवल करके 8,000 में जा सकता है, फिर 8,000 में फंस जाएगा इंडिया, 8,000 से ऊपर निकलेगा ही नहीं। अब बात समझते रहो यहाँ पे। तो हाई इनकम इकोनॉमिक्स अभी के हिसाब से कहोगे, वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कहोगे कितना होना चाहिए? वही 13,000 14,000 या उससे अधिक होना चाहिए। अभी हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 2400 है। तो अभी हम लोग किस स्टेटस में आते हैं? लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। और जानते हो कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स लोग कह रहे हैं कि देखो इंडिया आने वाले समय में मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा। तो मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब होता है मैक्सिमम 8,000 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा किए तो 8,000 में फंस गए, 8,000 से निकल ही नहीं पा रहे हो। अच्छा, क्या रीज़न है? देखो बच्चे लोग, क्या रीज़न है इसका? देखो 8,000 लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब है कि कम एफर्ट में भी आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा आया। जैसे एग्जांपल देखो आधार कार्ड, वो लो हैंगिंग फ्रूट्स का एक एग्जांपल है।
बहुत कम एफर्ट लगा आधार कार्ड बनाने में, उसका रिजल्ट देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। सब्सिडी मिलता है लोगों को, ऑथेंटिकेशन मिलता है, एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी काम करता है। तो डैट इज़ कॉल्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो लो हैंगिंग फ्रूट जितना भी एफर्ट है करके आप मैक्सिमम मिडिल इनकम कंट्री बन सकते हो, 8,000 के आसपास आ सकता है। उससे ऊपर यदि लाना है तो भयानक लेवल पे आपको रिफॉर्म्स करना होगा अपने भारत में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे, आपको लैंड रिफॉर्म्स करना होगा, आपको लेबर रिफॉर्म्स करना होगा, आपको टेक्नोलॉजी में प्रूवन होना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भयानक रखना पड़ेगा, स्किल्ड पावर बढ़ाना पड़ेगा। यदि ये कंट्री में नहीं आता है तो हमारा कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकता एज पर द रिपोर्ट। देखो यहाँ पे समझो, तो वही बोला है मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब क्या होता है। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कंट्री फंस जाए और उसके बाद कंट्री में कम्पिटिटिवनेस लॉस हो जाए, यानी कि 8,000 तक हो गया, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, यानी कि जो कम्पिटिटिवनेस, जो आगे बढ़ने का जो पावर होना चाहिए तो वो रुक गया, थम सा गया। समझे, जो ग्रोथ हो रहा था वो ग्रोथ थम गया, अब वो ग्रोथ हो ही नहीं रहा है आगे। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड मिडिल इनकम ट्रैप। अभी देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 अभी जो आया है, तो उसने क्या कहा है कि जिस रेट से भारत ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से भारत को 75 साल और लगेगा यूएस का 25% पर कैपिटा इनकम जनरेट करने में। तो सोचो यूएस से बहुत ज़्यादा आगे है, यानी कि भारत को अभी 75 साल और लगेगा तब जाके भारत 1/4 यानी 25% यूएस का बन पाएगा। तो यूएस तो कब बनेंगे हम फिर, जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं हम उस हिसाब से बोला जा रहा है। हाँ, इसने ये भी बोला है कि भारत अलॉन्ग विथ 100 मोर कंट्रीज, 100 से अधिक कंट्री, जैसे उसमें चाइना भी है, ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ये सीरियस प्रॉब्लम फेस करने जा रहा है आने वाले समय में। ठीक है, ये लोग आसानी से हाई इनकम कंट्रीज बनने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब कंट्री ऐसा कंट्री है जो फंस जाएगा मिडिल इनकम ट्रैप में। अलॉन्ग विथ चाइना भी डेवलपिंग कंट्री है, पता है ना तुम लोग को। हाँ, चाइना डेवलप कंट्री नहीं है, चाइना डेवलपिंग कंट्री है। भले ही जीडीपी बहुत ज़्यादा हो, 21 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी हो, भले वो क्या है तुम्हारा मिडिल इनकम कंट्रीज ही है। यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है। देखो 108 मिडिल, देखो अब यहाँ पे बताया गया है बच्चे लोग कि जो भी अभी वर्ल्ड में 108 मिडिल इनकम कंट्री जिसमें भारत भी आता है, वो 40% वर्ल्ड का आउटपुट क्रिएट करता है, इकोनॉमिक आउटपुट क्रिएट करता है, नंबर 1। और 2/3 ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है उसका, एमिशंस। इसका मतलब बहुत ज़्यादा उद्योग वाला काम हो रहा है यहाँ पे, नंबर 1। एंड 3/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, समझ रहे हो, 3/4 ऑफ द, यानी कि कह सकते हो कि 66+ यहाँ पे पॉपुलेशन रहते हैं। और देखो उतना ही नहीं, दुनिया में जितना गरीब है उसका 2/3 गरीब यहीं पे है, 108 कंट्रीज़ में ही है। तो गरीबी को देखो, गरीबी जब तक नहीं निकालोगे तब तक तुम डेवलप कंट्री कैसे बनोगे, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का बात है यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो सबसे ग्रेटर चैलेंज क्या है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो रिपोर्ट अभी जस्ट बताएं तुम लोग को, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला जाए कि ये सब कंट्री सब बहुत भयानक प्रॉब्लम फेस करने जा रहा है, मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा ये कंट्रीज सब। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वही एजिंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास 30 साल तक ही है। चाइना का तो वो भी ख़त्म हो गया, बहुत सारा कंट्री का तो वो भी ख़त्म हो गया, इंडिया के पास मात्र 30 साल बचा हुआ है। तो वही बोला कि एक एजिंग पॉपुलेशन रीजन होगा। और दूसरी बात है कि प्रोटेक्शनिज्म इन डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री में यदि प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, देख रहे हो ना यूनाइटेड स्टेट्स किस तरह इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है अपना, तो हमारा ट्रेड अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा। जो प्रोटेक्शनिज्म है, यानी कि अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है। और दूसरी बात है कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें मिल नहीं रहा है। तो ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे। दूसरी बात है देखो कि जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी उतना सही नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग डेवलप कंट्री बन सके। हम लोग केवल बोलते हैं कि एफडीआई आएगा और हम बन जाएगा। बाबू, एफडीआई आने से नहीं बनते हैं, खाली टेक्नोलॉजी आने से नहीं बनता। आपके कंट्री में इकोसिस्टम डेवलप्ड हुआ कि नहीं हुआ, सवाल ये है। बाहर से टेक्नोलॉजी आ रहा है, चलो अच्छी बात है, मगर तुम्हारे कंट्री में वो टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा इन्फ्यूज़न हुआ है। जैसे एग्जांपल देखो, सिंपल बात है, डीआरडीओ ने कुछ एक टेक्नोलॉजी बनाया है। जब डीआरडीओ ने कोई टेक्नोलॉजी बनाया है तो हमारे भारत के बाकी सेक्टर में भी वो टेक्नोलॉजी जाना चाहिए, इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए। खाली टेक्नोलॉजी बनाना ही पर्याप्त नहीं है, केवल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी या मेकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, कि बाकी सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन हो, तभी जाके वो कंपिटेटिव कॉस्ट होगा आपका, सस्ता होगा वो चीज़। तो वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि अधिकतर जो कंट्री है उसी स्ट्रैटेजी पे सीमित है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा,
है ना, और हमारा सब काम हो जाएगा, नहीं होने वाला है। केवल FDI टेक्नोलॉजी आने से नहीं होगा। टेक्नोलॉजी आया अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ्यूजन भी होना जरूरी, डिफ्यूजन भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलो स्वैन ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है बच्चे लोग? ये मॉडल ये कहता है कि देखो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो टेक्नोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा 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 आएगा, मैं एक समय ऐसा आएगा कि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। यानी कि आपको जैसे मान लो कि पहले खूब प्रोग्रेस हुआ, टेक्नोलॉजी आ रहा है बाहर से, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, प्रोग्रेस हुआ, एक समय आ जाएगा रुक जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो आउटपुट है वो रुक जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं। यही ग्राफ दिखाता है, इसी को बोलते हैं सोलो स्वैन ग्रोथ मॉडल। ठीक है, देखो एज पर दिस मॉडल most middle income countries are anticipated to face a marked economic slowdown between 2024 and 2100। यानी कि इसमें कहा कि अधिकतर जो मिडिल इनकम कंट्रीज है वो ठप हो जाएंगे, वो रुकेंगे, इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस करेंगे इस पीरियड के बीच में। नंबर 1 इसमें क्या बोला जाता है, देखो इसमें हैवी कैपिटल अक्यूमुलेशन, जो बाहर से पैसा बहुत आया, टेक्नोलॉजी आया, पैसा आया, वो इफेक्टिव है। लो इनकम और इवन मिडिल नाउ यील्डिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ठीक है, आपको शुरू में देगा, आपको मैक्सिमम देगा, एक समय आएगा वो ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस, रिलायंस ऑन फैक्टर अकोमोडेशन अलोन इज लाइकली टू रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव पोरर आउटकम। तो बोला है केवल कैपिटल आने से नहीं चलेगा जी, आपके पास और भी बहुत सारा चीज़ चाहिए। तो क्या चाहिए आपके पास? केवल टेक्नोलॉजी आने से नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन भी होना पड़ेगा। एक आपके कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम भी बनना होगा। जो आपका जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको स्किलिंग करने की भी ज़रूरत है। उतना ही नहीं है, आपका यूथ पॉपुलेशन की ज़रूरत है। आज देखो यूथ पॉपुलेशन भारत का कितना रहेगा, 30 साल तक ही अवेलेबल रहने वाला है, उसके बाद तो हमारा ग्राफ घट जाएगा। तो वो यही बोलना चाहता है कि भले ही एक टाइम में पीक पकड़ ले, उसके बाद फिर डिक्लाइन हो जाएगा। और जब डिक्लाइन हो जाएगा फिर डेवलप कंट्री नहीं बन पाओगे, तुम मिडिल इनकम कंट्री में फंस गए। ये पीक के वजह से तुम मिडिल इनकम कंट्री गए थे, 8000 के आसपास आया था, उसके बाद आप बढ़ नहीं पाओगे। आगे देखो, साउथ कोरिया एक क्लासिकल एग्जाम्पल हो सकता है कैसे साउथ कोरिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। एग्जाम्पल देखो बच्चे लोग, 1960 में साउथ कोरिया का पर कैपिटा इनकम मात्र 1200 था डॉलर। अभी देखो 2023 में देखो तो 33,000 है। ओ माय गॉड, देख रहे हो 33,000 है। बहुत आगे चल गया ये कंट्री, तो बहुत ही आगे चला गया। अब जान के हैरान हो जाओगे कि शुरू में साउथ कोरिया ने पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे काम किया, यानी कि प्राइवेट लोग पैसा लगा रहा है, पब्लिक यानी सरकार पैसा लगा रहा है। 70s में थोड़ा शिफ्ट किया। 70s में क्या किया कि फॉरेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और अच्छे से प्रोडक्शन जो हो रहा था वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। कह सकते हो कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ ट्रू लेवल पे। बच्चे लोग जो सैमसंग आज सुनते हो, शुरू में ये नूडल मेकर कंपनी था, नूडल बनाता था ये कंपनी। अभी किसी को बोलेंगे तो भरोसा भी नहीं होगा कि क्या बोल रहे हैं हम। पहले ये नूडल बनाता था, इनिशियली नूडल मेकर कंपनी था ये। आज सैमसंग देखो दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी है तुम्हारा मोबाइल प्रोडक्शन के लिए, है कि नहीं बताओ तो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सैमसंग। देखो उसके बाद क्या किया, देखो वही बोला कि कंपनी सैमसंग शुरू में नूडल मेकर था, बाद में देखो टीवी सेट्स बनाना शुरू कर दिया डोमेस्टिक के लिए, रीजनल मार्केट्स के लिए। क्यों? जितने भी जापान से टेक्नोलॉजी आ रहा था उसको सब क्या किया, अडॉप्ट किया, जापान से आ रहा। उसके बाद देखो डिमांड हुआ कि स्किल प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि टीवी सेट बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट पे काम हुआ है। अब देखो गवर्नमेंट ने बजट बढ़ा दिया, यूनिवर्सिटी खोल दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम बना दिया। अभी देखो सैमसंग का कंट्रोल पूरा दुनिया के ऊपर है। तो सैमसंग देखो अभी ग्लोबल इनोवेटर है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। तो बिल्कुल इसी तरह रेप्लिकेट करना होगा भारत को भी, कि टेक्नोलॉजी लाए अच्छी बात है, मगर टेक्नोलॉजी जब आप अपने कंट्री में लाए तो उस तरह का इकोसिस्टम भी डेवलप करना होगा आपको। देखो अभी कितना साउथ कोरिया कितना आगे निकल गया है कंट्री। हाँ, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, पोलैंड और चिली का भी कुछ एग्जाम्पल ऐसा ही है। पोलैंड और चिली ने भी सिमिलर पाथ फॉलो किया है कि इन्वेस्टमेंट खोल दिया, टेक्नोलॉजी खोल दिया, वहाँ जब टेक्नोलॉजी आया तो टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन हुआ है। एग्जाम्पल और भी देखो, पोलैंड देखो, पोलैंड ने क्या किया है, वेस्टर्न यूरोपियन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और बेटर हुआ उसका प्रोडक्टिविटी, उस हिसाब से वो टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन किया, इकोसिस्टम बनाया है। सिमिलरली चिली देखो,
चिली ने इनोवेशन किया है। नॉर्वेजियन, जो नॉर्वे का जो टेक्निक्स है तुम्हारा, सोलेमन जो फिश होता है ना एक्सपोर्ट करने का, वो सीख लिया। अभी देखो चिली भी दुनिया का सबसे बड़ा सोलमन एक्सपोर्टर है। तो टेक्नोलॉजी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, सीखना ही चाहिए। इकोसिस्टम क्या डेवलप्ड हो रहा है आपके कंट्री में, वो ज़्यादा मायने रखता है। और इकोसिस्टम यदि बढ़िया डेवलप्ड हो जाए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो पक्का वो हेल्प करेगा आपको मिडिल इनकम ट्रैप से निकालने में और डेवलप कंट्री की ओर ले जाने में। आगे देखो, अब तुम यहाँ पे देखो, आंकड़ा कहते हैं कि 90 के बाद केवल 34 ही मिडिल इनकम कंट्रीज हुए हैं जो हाई इनकम स्टेटस को छू पाए हैं, अन्यथा अधिकतर जो कंट्री है वो ट्रैप में ही फंस गया। यहाँ देखो, तो 34 मिडिल इनकम कंट्रीज ही तुम्हारा हाई इनकम स्टेटस को छू पाया है। और उसमें रीजन क्या, 1/3 तब छू पाया जब वो यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक का हिस्सा बना। यानी कि यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक का जैसे हिस्सा बनोगे उसका एडवांटेज होता है, तो 1/3 तो उसकी वजह से बना है। और दूसरा क्या है तुम्हारा कि ऑयल रिजर्व्स मिला है। जाहिर सी बात है कतार को ऑयल रिजर्व मिल गया, यूएई को ऑयल रिजर्व मिल गया, जाहिर सी बात है उसका बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। देखो बार बार यही नहीं बोल रहे थे कि मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब है कि जीडीपी पर कैपिटा 8,000 होना चाहिए, समझे ना, उसी को हम मिडिल इनकम कंट्रीज़ कहेंगे। तो इंडिया को उस तरह का प्लान स्ट्रेटजी बनाना होगा ओल्ड होने से पहले, नहीं तो 30 साल बाद यदि हम प्लान बनाएंगे कि कैसे मिडिल इनकम कंट्रीज से हम बाहर हो तो लेट हो जाएगा। हमें अभी ही बनाना होगा और ये आसान नहीं होगा, ये हरकोलियन टैक्स होने वाला, क्योंकि इतना इजी नहीं है। क्योंकि जब आपकी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना हो, आपकी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट ना हो, आपके कंट्री में एजुकेशन पे सवाल उठ रहा हो, तो कैसे बनाओगे? ये तो बहुत बड़ा ही हरकोलियन टास्क है। तो इसलिए स्टूडेंट 3 फेज अप्रोच होना चाहिए, जो कि एडिटोरियल्स का जानते हो टॉपिक यही था कि इन्वेस्टमेंट पे काम होना अच्छी बात है, इन्फ्यूज़न ऑफ टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न होना, और उसके बाद फिर डिफ्यूज़न भी होना अलग अलग सेक्टर में, और इनोवेशन ड्रिवन होना चाहिए, बहुत ही इनोवेटिव होना चाहिए, नंबर 1। हाँ, सब अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे भारत में रिफॉर्म्स लिए गए, अच्छी बात है, मगर और बोल्ड स्टेप की ज़रूरत है, समझे। हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिग वे में होना चाहिए। देखो ना, सरकार ने 10 लाख करोड़ 11.11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया बजट से। हम जानते हैं कि जो क्राउड इन होना चाहिए प्राइवेट का वो नहीं हुआ है, तो उस पर काम होना। जो एम्प्लॉयमेंट और स्किल का जो गैप है उस गैप को भरना, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में भारत को जुड़ना, चाइना +1 स्ट्रेटेजी का भारत को फ़ायदा उठाना। समझ गए ना स्टूडेंट। तो इंडिया को चाहिए, इंडिया को बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, लैंड में लेबर में रिफॉर्म्स चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इंडियन स्टेट, हर स्टेट ही इस चीज़ में आगे काम करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करे, कम्पिटिटिवनेस से काम करे, तभी जाकर भारत ऑल टुगेदर विकसित हो पाएगा। बहुत ही हरकुलियन टास्क है, हमें 8-9% से जीडीपी से ग्रोथ करना होगा, और जो गैप देख रहे हो रिच और पुअर का उसको भी कम करना होगा। नहीं तो फिर ऐसा डेवलप कंट्री किस काम का जहाँ पे जनता, अधिकतर जनता गरीब ही रहे, वो भी यूजलेस है। यदि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो कॉमन आदमी को भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और अभी क्या देखते हैं कि भले ही 7-8% से ग्रोथ कर रहे हैं, मगर कॉमन आदमी को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जो कि इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो जॉब का किल्लत है इस देश में। तो हमें बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा, हमें कैपिटल ट्रांसफ्यूजन पे काम करना पड़ेगा, हमें ब्रिजिंग स्किल पे काम करना होगा, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम पे काम करना, तभी जाके भारत 2047 तक विकसित भारत हो पाएगा। इट्स अ बिग चैलेंज। कंप्लीटेड।